जय श्री राम। धन्यवाद रवि जी, और आप और सभी मित्रों को लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश का प्रणाम। नमस्कार। तो जैसा कि मैं देख रहा था, कई बार कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में या जो कुछ ऊपर वाला ही देता है। मतलब ठीक है, आदमी अपनी तरफ से चीजों को तराशता है और बेहतर करता है। लेकिन जैसा मैं रफी साहब के बारे में कुछ चीजें पढ़ रहा था और कुछ बहुत सारे लोग जानते भी हैं कि एक तो वो छोटे से गांव में पैदा पैदा हुए थे। बहुत सामान्य परिवार था। हाजी थे उनके पिता। और रफी साहब जो थे अपने माता पिता की पांचवी या छठवीं संतान थे। कुल 8 भाई बहन थे वो। और क्योंकि इतना बड़ा परिवार था तो फिर ये परिवार जो है उस गांव से निकलकर सुल्तान कोटपुतली शायद उस जगह का नाम था। कोटला तो सुल्तानपुर। कोटला सुल्तानपुर। सुल्तानपुर। हाँ। हाँ, तो वहां से निकलकर फिर ये लोग लाहौर चले गए। उस समय देश का विभाजन नहीं हुआ था। और लाहौर में फिर इनके पिता का एक ढाबा था। फिर इनके बड़े भाई की जो है नाई की शॉप थी। रफी साहब भी शायद तीसरी चौथी तक कुछ पढ़ने के बाद में वो लाहौर चले गए थे। और वहां पर भाई के साथ उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। वहीं पर एक किस्सा मिलता है कि एक फकीर उनके दुकान पर आया था, उनके जी भाई की दुकान पर। और जी। रफी साहब ने उसको सुना और बुला के फिर सुना। और फिर दोनों की बीच बातचीत हुई। और रफी साहब ने भी जब उसको गाकर सुनाया तो उस आदमी ने ये कहा था, उस फकीर ने कहा था कि तुम्हारी आवाज कायनात पर हुकूमत करेगी। एक तरीके का जी आशीर्वाद दिया। और हम उस जी देश में रहते हैं जहाँ फकीरों की, संतों की बातों का जो है बड़ा एक महत्व होता है। जी और जब कोई जी। फकीर एक ऐसी बात कह रहा है, आशीर्वाद दे रहा है, तो ये बात, हालांकि परिवार में थोड़ा विरोध था, खासतौर पे पिता की तरफ से। हाजी थे, कट्टर थे, धार्मिक थे, तो वो नहीं जी चाहते थे। लेकिन भाइयों का सपोर्ट मिला, समय भी धीरे धीरे बदल रहा था और जी। चीजें आगे बढ़ रही थी। तो आप रफी साहब के जीवन की तो एकदम बहुत शुरुआती चीज है, आप उनके सफर के बारे में हमें थोड़ा बताएं। असल में ये कहीं कहीं मिलता है कोटला सुल्तान सिंह, और कहीं कहीं मिलता है कोटला सुल्तानपुर, उस जगह का नाम। अच्छा। जी। हाँ। असल में वो जो दौर था ना रवि जी, उस दौर में मुंबई फिल्म इंडस्ट्री इतनी स्थापित नहीं थी। उस जी। समय एक तो कलकत्ता फिल्म इंडस्ट्री, यानी वहां जो हिंदी फिल्में बनती थी, बहुत बड़ा मकाम था। दूसरा लाहौर, हिंदुस्तान के एक उस कोने में, दूसरा इस लाहौर का जो फिल्म उद्योग है बहुत स्थापित था। और वहां उस समय पंचोली जैसे प्रोड्यूसर हुआ करते थे, जो बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने प्राण जैसे कई लोगों को, रफी साहब को भी मौका दिया। तो वहां उन्होंने पंजाबी फिल्म में सबसे पहले गाया। उम्र रही होगी लगभग 20-21 साल की। 20-21 साल का पक रहा नौजवान होता है ना। तो बिल्कुल। वो आवाज उनकी पक रही थी। उस समय मौका मिला तो 3 पंजाबी फिल्में, गांव की गोरी जो विलेज गर्ल नाम से थी, और 2 फिल्में थी। तो इस तरीके से पंजाबी फिल्मों पर जो लोग थे वहां उस लाहौर फिल्म इंडस्ट्री में, मुंबई की हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जो है उस पर बहुत गौर करती थी। चरित्र अभिनेता और कॉमेडियन ओम प्रकाश की बात कर लीजिए भले, ये पंजाबी फिल्मों में हीरो हुआ करते थे। बिल्कुल। बहुत बड़ी बात थी। राय बहादुर चुन्नीलाल ने जब बॉम्बे टॉकीज के बाद में, बॉम्बे टॉकीज से ये लोग अलग हुए ना, अशोक कुमार और राय बहादुर चुन्नीलाल, जी जी जी। देवी के रानी बिल्कुल। और, हाँ, देवी का रानी, और उनसे अलग हो गए तो हिमांशु रॉय से, तो इन्होंने फिर फिल्मिस्तान बनाया, फिल्मालय, फिल्मिस्तान ना। तो वो जो जी। चीज थी, तो ये लोग जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री वाले है, वहां लाहौर की इंडस्ट्री पर बहुत गौर करते थे। और लाहौर में ज्यादातर पंजाबी फिल्में बनती थी, हिंदी नहीं। तो वहां जी। पंजाबी फिल्मों में जब इन्होंने, अच्छा, 3 फिल्मों में गाया और काम भी किया, एक्टिंग भी की। हाँ हाँ। उसके बाद जब ये वहां से सीधे तार जुड़ते हैं मुंबई तक, मतलब आप अचंबा करेंगे कि लाहौर से मुंबई फिल्म इंडस्ट्री कितनी जुड़ी थी कि ओम प्रकाश वहां बहुत हिट हो गए हीरो के रूप में। तो वो यहाँ बात करने आए थे एस मुखर्जी से। एस मुखर्जी मतलब जो फिल्मिस्तान के मालिक थे और अशोक कुमार के जीजा थे, एस मुखर्जी, है ना। जी। तो वो जो एस मुखर्जी है, उन्हें ओम प्रकाश ने कहा मैं अपनी फिल्म दिखाना चाहता हूं। तो बोले रील लाओ दिखाओ। तो लाहौर से उन्होंने बाई रोड कार से लाहौर से मुंबई रील मंगवाई। इतना जीवंत जुड़ाव था। तो रफी साहब को फिर ये प्रेरणा मिली कि भाई देखो, लाहौर फिल्म इंडस्ट्री तो बहुत छोटी है,
और यहाँ तो जितना लेना था थोड़ा और ले लोगे, फिर क्या करोगे, तो यहाँ की प्रेरणा मिली। अब रफी साहब के जीवन में जैसे सचिन तेंदुलकर के जीवन में इनके बड़े भाई अजीत तेंदुलकर को निकाल दें तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि सचिन सचिन बनते कि नहीं बनते। ऐसे इनके बड़े भाई थे, भाई पिता तो हाजी थे, हाजी जो बन जाते हैं प्राय, क्योंकि इस्लाम में तो संगीत आराम है ना, गाना बजाना आराम है, नाचना। तो खैर एक फिरका आराम कहता है, दूसरा उसी का पूजक है जो सूफी पद्धति का है। तो बड़े भाई जो है उन्होंने प्रोत्साहन दिया और मुंबई आने में मदद की, और ये मुंबई आए। और यहाँ पर उस समय स्टूडियो के चलन हुआ करते थे, उनके अपने बैनर होते थे, उनके कलाकार जो भी है, गायक, गीतकार, संगीतकार, हीरो हीरो, वो सब महीने की तनख्वाह से बंधे होते थे। तो उस समय इन्होंने यहाँ आकर जो अपना संपर्क किया कुछ लोगों से, उन्होंने इन्हें बॉम्बे टॉकीज तक पहुंचा दिया। और हुआ ये, देखिए एक ही साल एक ही फिल्म हिंदी सिनेमा पर कितना बड़ा एहसान किया। वर्ष 1944 में ज्वार भाटा फिल्म आई, वो यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार की भी पहली फिल्म थी, बिल्कुल, और वो रफी साहब की भी पहली फिल्म थी। तो रफी साहब को पहला चांस तो यहाँ, लेकिन जो उनकी बात पर गौर किया गया, उनकी आवाज पर, वो 1946 में किया गया। और जब राजेंद्र कृष्ण ने महात्मा गांधी की हत्या पर गीत लिखा था, सुनो सुनो है दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी, है ना, तो वो गीत गाने के बाद तो फिर रफी साहब जलवा निगार हो गए कि साहब हाँ देखो रफी, क्योंकि होता है क्या, देखिए एक खास बात है, जीएम दुर्रानी साहब उस समय एक रेंज थी जो वो रफी की आवाज की थी। अब आप कहेंगे उल्टा कैसे, रफी तो बाद में, आपको ये कहना चाहिए था कि रफी की आवाज जीएम दुर्रानी की रेंज की थी। नहीं, जैसे अनवर को आप सुनेंगे तो कुछ हद तक किसी किसी गाने में, दबे दबे गानों में रफी जैसे लगते हैं, है ना। विपिन सचदेवा सनम बेवफा वाले, उनको मध्यम में सुनते तो रफी जैसे लगते हैं, बस थोड़ी थोड़ी रेंज में। तो जीएम दुर्रानी का उस समय राज हुआ करता था साहब। कुंदनलाल सहगल तो अपने नीचे सुरों में गाते थे, वो कभी सुर उठा के ऊपर ले जाते ही नहीं थे उस रूप में, विस्फोटक अंदाज में कि आसमान फाड़। जीएम दुर्रानी भी वैसे नहीं ले जाते थे वो भी, लेकिन ये दो अलग अलग खेमे थे जो बाद में मुकेश और रफी के रूप में हो गए। मुकेश ने तो, हाँ, मुकेश का तो जिंदगी का जो सबसे पहला है दिल जलता है तो जलने दे, वो गाना जो सुपरहिट सबसे पहला, ये भी बिल्कुल आप सुनेंगे तो लगेगा केएल सहगल के स्टाइल का है। तो उस समय वो दो खेमे जो है ना, उनके जनक कौन थे, जीएम दुर्रानी रफी आवाज वाला खेमा, और कुंदनलाल सहगल मुकेश की आवाज वाला खेमा। तो जो सुनो सुनो ये दुनिया वालों बापू की ये अमर कहानी, बस यहाँ के बाद में उन पर नजर पड़ी नौशाद साहब की। और नौशाद साहब ऐसे थे कि जो अगर अपने डायरेक्टर को, प्रोड्यूसर को कह देते कि इस गाने में मैं इसे लूंगा, तो परमिशन नहीं लेते थे कि ले लूं क्या, सूचना देते थे कि मैं इसे गवा रहा हूं। एक बार हुआ क्या, अच्छा क्या है, वो लोग दखलंदाजी सहन नहीं करते थे। एक बार हुआ क्या कि नौशाद साहब जो मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गए और इसकी धुन बना रहे थे, जो बाद में उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब से गवाई थी 25,000 रुपया उस समय देकर, जी 25,000। तो बीच में वो जो थे अपने ये डायरेक्टर आसिफ साहब के, आसिफ साहब जो है वो बीच में बता रहे थे कि यार ये यहाँ पीस दे दो। तो नौशाद ने उस दिन वो काम बंद कर दिया और अगले दिन फिल्म के सेट पर पहुंच गए और बोले यार ये कैमरा यहाँ लगाओ, इसको ये कलर करो। तो के आसिफ बोले डायरेक्टर मैं हूं कि तुम हो? तो नौशाद ने कहा म्यूजिक डायरेक्टर मैं हूं कि तुम हो? तो नौशाद साहब वो थे। तो नौशाद साहब ने फिर मेला आई, मेला में दिया, गाए जा गीत मिलन के, मुकेश ने गाया, लेकिन मेला का जो गीत था, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे अफसोस हम न, ध्यान दीजिएगा, ये आवाज हीरो पर नहीं है। मेला फिल्म की कहानी भी नौशाद साहब ने लिखी थी, संगीत भी है, लेकिन ये जो गाना है ये फिल्म में इकलौता रफी का गाना, आवाज तो मुकेश जी ने दी थी दिलीप कुमार को, लेकिन इस एक गाने से रफी साहब ने बड़ा विस्फोट कर दिया। ये जिंदगी के मेले क्या रेंज में थे। इधर आप अंदाज में देखिए, महबूब खान के यहाँ कौन है, हिंदुस्तान की सबसे पहली मल्टी स्टारर फिल्म 1951 में आई थी, किस्मत, दीदार, क्षमा कीजिएगा, दीदार हुए हम जिनके लिए बर्बाद और बचपन के दिन भुला न देना, है ना। तो ये जो थी यहाँ इस फिल्म ने रफी साहब का सितारा सबसे बड़ा ऊंचा कर दिया। दीदार फिल्म का जो संगीत था, उस संगीत ने सिद्ध कर दिया कि एक ध्रुव तारा आया है जो चमक कर गायब नहीं होगा, छाएगा।